अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से, जिसमें सदर पाकिस्तान की जानिब से सेकंड रिव्यू पिटिशन फ़ाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट को। उस रिव्यू पिटिशन में ये दरख्वास्त की गई, 70 सफ़ों पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त थी, जिसमें यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में फ़ैसला सुनाया है और उसके बाद जो एक रिव्यू पिटिशन ऑलरेडी हो चुकी है, इनके ऊपर दोबारा नज़रसानी की जाए। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कितनी रिव्यू पिटिशंस हैं जो सेकंड रिव्यू पिटिशंस हैं और वो एक्सेप्ट हो जाती हैं। आज के प्रोग्राम में आज इस पर हम बात करेंगे और इसके लीगल इम्प्लिकेशंस के हवाले से भी बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो भी जाती, जिसको रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज़ात के साथ रिजेक्ट किया गया है या वापस भेज दिया गया है, इसके एक्सेप्ट हो जाने की सूरत में कौन सी वायबिलिटीज़, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी इस सारे मामले के ऊपर। बेंच जो 10 था, 10 जजिस पर मबनी बेंच था, जिसमें से 6-4 से ये फैसला आया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में ये फैसला आया। अगर किसी एक बेंच का मेंबर कम हो जाता है तो उसकी सूरत में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में ये बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमती मुशीरान जो लीगल मैटर्स पर भी हुकूमत को गाइड कर रहे हैं और इस किस्म की एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज़ात के साथ उसको वापस भेज दिया जाता है, तो क्या हुकूमत यहाँ पर भी किसी न किसी मसले का शिकार है या किसी मसलहत का शिकार है कि उसको इस किस्म के रिस्पॉन्सेस का सामना हो रहा है। ये मामला बढ़ किस जानिब रहा है, गवर्नेंस से ले के एडवाइज़र तक के ऊपर भी आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हु इज़ द वन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस वट एवर इज़ हैपनिंग। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से सेकंड रिव्यू पिटिशन के ऊपर एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस पर आज बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब। वेलकम टू द शो बैरिस्टर साहब। सर, ये बताइए कि हुकूमत सदर ऑफिस की जानिब से ये जो दरख्वास्त भेजी गई है, क्या जल्दी कर गई है, गलत कैलकुलेट किया है, या मामला कुछ और है जो आज ये एतराज़ात उठे हैं इस दरख्वास्त के ऊपर? देखें, इस दरख्वास्त को दो जावियों से देखा जा सकता है। सबसे पहले तो ये है कि कानूनी तौर पे जो नजरसानी की दरख्वास्त की है, जिसको हम रिव्यू पिटिशन कहते हैं, कानूनी तौर पे किसी भी मुकदमे में सिर्फ एक रिव्यू की दरख्वास्त डाली जा सकती है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस में एक नजरसानी की दरख्वास्त पहले ही डल चुकी है, जिसमें फैसला आ चुका है, और उसके बाद किसी और रिव्यू की दरख्वास्त, नजरसानी की दरख्वास्त की कोई गुंजाइश नहीं है। सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए आप प्लीज। जी। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूं कि ये शायद सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है कि कल आपने देखा कि एक बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर असद अली तूत के ऊपर एक हमला किया गया। वो कोर्ट रिपोर्टर जो थे, और आप देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन जब से फ़ाइज़ ईसा साहब की नजरसानी की जो हुकूमत की तरफ से जो नजरसानी की दरख्वास्त आई थी, जब से उस पे फैसला आया है, और जब से फैसला बिल्कुल आया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी सी इसकी टेक्निकल पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू करें। उसके बाद आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि इसके थोड़े से टेक्निकल पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू करें। जैसा कि आपने बताया कि सेकंड रिव्यू पिटिशन की पाकिस्तान के अंदर ऐसी रीत नहीं है या ऐसी माजी में एग्जाम्पल नहीं मिलती। 2018 में क्रिमिनल केस एक था जो साकिब निसार साहब की अदालत में था, जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन हुकूमत इस पे रीज़न या जो सामने हमारे चीज़ आए, ज़राए से कुछ आई, कुछ ख़बर के तौर पे आई, वो सुओ मोटो केस को रीज़न बना के इसको उसने फ़ाइल किया कि उसमें ये प्रोविज़न मौजूद है। उसके हवाले से बताइएगा कि वो किस हद तक प्रोविज़न मौजूद है। 2018 क्रिमिनल केस जो था उसके हवाले से बताइए। इसमें दो पहलू हैं। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं कि आप एक सुओ मोटो 184(3) की जुरिस्डिक्शन में दरखास्त डाल के आप जो रिव्यू पिटिशन के जो दायरा है
आप उसको और जो उसकी जो लिमिटेशंस हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप 184(3) में 184 में आप दरखास्त डाल के उनको बाईपास नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तमाम इशू को हॉलिस्टिकली देखना है। मैं समझता हूँ कि के पिछले एक महीने से सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पे एक अटैक किया जा रहा है। सोशल मीडिया ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे बल्कि उन तमाम जज साहिबान के जिन्होंने रिव्यू पिटिशन में मेजॉरिटी जो फैसला दिया था, जिसमें फायज ईसा साहब को बरी जमा करार दिया था, ना सिर्फ उन जज साहिबान पे अटैक किया जा रहा है बल्कि जस्टिस ईसा पे भी अटैक किया जा रहा है। और अब जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने शायद एस्टेब्लिशमेंट का जो नैरेटिव है वो उन्होंने कबूल नहीं किया, उन पे भी अब डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। मैं इसकी डिटेल में जाता हूं। हमारे साथ एक कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, असनात मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। असनात मलिक साहब इस सारे मामले में बड़े से रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी देखते हैं और इस केस के हवाले से खुसूसन उन्होंने बहुत सारी अपनी फाइंडिंग्स शेयर की हैं। असनात मलिक साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा, क्या हुकूमत को नहीं पता कि वो क्या करने जा रही है? पाकिस्तान की तारीख के अंदर सेकेंड ऐसी रिव्यू पिटिशंस की तकरीबन ना होने के बराबर मिसाल है कि मिलती ही नहीं है। तो क्या हुकूमत जल्दी कर गई है? इसके पीछे कोई और रीजनिंग है जो हुकूमत जिस तक पहुंचना चाहती है? जी, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी में कंफ्यूजन है और ये मजे की बात है कि इतनी बड़ा मामला हो गया रिव्यू का और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को पता ही नहीं। कल रिव्यू फाइल हुआ है। अब जब हमने राब्ता किया अटॉर्नी जनरल ऑफिस में सीनियर लॉ ऑफिसर से, और कानूनी तौर पे उन लोग जो लॉ ऑफिसर जिन्होंने रिव्यू में पेश हुई है उनसे साइन होके ये रिव्यू फाइल होनी थी। तो उन सारे लॉ ऑफिसर ने ये कंफर्म किया कि जी हमें तो पता ही नहीं, ये सारी जो मूव है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल लॉ मिनिस्टर डॉक्टर फरूक नसीम की। और उस हवाले से यही आ रहा है कि उनकी तरफ से प्रीएम्प्ट है, और वो प्रीएम्प्ट ये है कि जो रिव्यू की डिटेल जजमेंट आनी है उसमें वो ये कोई थोड़ा उनको है कि भाई कहीं ऐसी कोई स्ट्रक्चर ना पास हो जाए, खासकर उनके खिलाफ, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे पूरे रेफरेंस के और भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज के। एक तो जो हमें गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया कि फरूक नसीम साहब ने एक महीने से गवर्नमेंट फंक्शनरीज को कन्विंस कर रहे हैं कि हमें सेकंड रिव्यू फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे खिलाफ कोई ना कोई फैसला आएगा, तो हमें कम से कम रिव्यू उसके लिए प्रीएम्प्ट करना चाहिए। लेकिन अटॉर्नी जनरल खासकर जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, उनका ये व्यू था कि हमें नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि कानून में कोई ऐसी चीज नहीं है, और अगर यहाँ मामला रुक जाता है तो नई कन्फ्रंटेशन से गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो प्राइम मिनिस्टर एग्री कर गए अटॉर्नी जनरल की बात से, लेकिन हैरानगी आज लॉ ऑफिसर जो और लोग जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में उनको भी है कि ये किस तरह रिव्यू फाइल हो गया। तो ये सिर्फ डॉक्टर फरूक नसीम साहब की ज़ेन का ये उनकी सोच है, और मेरा ख्याल है उन्होंने टॉप लेकिन अगर ये एक्सेप्ट हो जाता तो ज़ाहिर है यकीनन तब फायदा हो, हम देखते कि हो सकता था। लेकिन जब ये एक क्लियर चीज़ थी कि उसकी एक्सेप्टेंस के चांसेस इंतहाई कम है, तो फिर कौन सा फायदा जो फरूक नसीम साहब लेना चाहते थे रिजेक्शन को लेकर या इतराज़ को लेकर? नहीं, देखिए, इतराज तो पनामा जजमेंट भी एक दफा उस पर ऑब्जेक्ट हुआ था, फिर उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए। इतराज एक कोई ऐसी बात नहीं होती, कई ऐसी पिटीशन है, हर पिटीशन पे इतराज लगता है जो भी होती है। तो ये इतराज लगेगा, उसके बाद अपील फाइल होगी। एक बेसिकली वो तलवार लटकाना चाह रहे हैं कि एक अपना विंडो ओपन ना हो, कम से कम एक साइकोलॉजिकल जस्टिस काजी फैसला पे हो कि जी ये मामला है। अदरवाइज सबको पता है कि लीगली इसका कोई किसी किस्म की कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ जो केस है ये सिर्फ लीगल नहीं है, इसमें ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और फ्यूचर के मामला हैं, तो इस वजह से इसको इस पैराए में देखा जाए। मेरा ख्याल है लीगल ये केस नहीं है। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं कि ये एतराज़ात दूर किए जा सकते हैं और ये एक्सेप्ट हो जाएगी? देखिए, ये सारा डिपेंड है जजेस पे। मतलब अगर जजेस की क्या पोजीशन है, कितने जजेस जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ हैं। इस वक्त जो हमने देखा जो रिव्यू चल रहा था, तो उस वक्त एक डिवीजन थी सुप्रीम कोर्ट में। क्या जिन जजेस ने रिव्यू रिजेक्ट किया, क्या वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी एंडोर्स करेंगे गवर्नमेंट की? तो मेरा ख्याल है कि वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनमें से जस्टिस उमर अता बंदयाल अगर फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, वो इस तरह की अपनी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो ये गवर्नमेंट
अब देखें उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये तो प्रो नसीम साहब भी कि जी वो किस तरह के हो, क्योंकि अगर इसमें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलती, उनको ये होगा कि जी कुछ जजेस जो थे जिन्होंने रिव्यू रिजेक्ट किया, मे बी वो दोबारा इस मामले में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये फिर बहुत बड़ा यानी तनाज़ा जो है अदलिया में जन्म लेगा और बहुत ज्यादा जो है वो उसके रिपरकशन अदलिया के लिए अच्छे नहीं होंगे। ये नहीं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हसनात मलिक साहब मौजूद थे। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सारे चलें इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के हवाले से, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफिस से दरख्वास्त की गई सेकंड रिव्यू पिटिशन की, जिसको एतराज़ लगा के रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट से वापस भेज दिया गया। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो अब्बासी साहब। सर, एक तो आपका रोल है अपोजिशन का, लेकिन मैं आज अपोजिशन का तो हिसाब है, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपसे आज जानना चाहता हूँ कि हुकूमत से गवर्नेंस के मसले तो हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्लिप हो रही हैं, लेकिन हुकूमत उसके साथ साथ ये भी कह रही है कि हम बहुत सारी चीज़ों में फर्म ग्रिप किए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब ये काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला हो या कोई और मामला हो, आप नॉट बीइंग पार्ट ऑफ अपोजिशन ओनली बट एज एन एनालिस्ट शायद हमें ये चीज़ बता पाएँ कि ये सारा मामला है क्या, ऐसा हो क्यों रहा है, कहाँ पर मिसिंग लिंक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं जो भी राय दूंगा वो अल्टीमेटली राय तो वही होगी जो हमारी पार्टी की है या अरसे से हम राय दे रहे हैं। जी। आप अपना सवाल पूछें तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं किस चीज़ का आप जवाब दूं। आप गवर्नेंस के ऊपर मुझसे बात करना चाह रहे हैं, गवर्नेंस के इश्यूज लगते हैं आपको हुकूमत की जानिब से? आपको गवर्नेंस के अलावा कोई कॉम्पिटेंस जो एडवाइजर्स की है उसके इशू लगते हैं आपको क्या इशू लगता है कि हुकूमत की तरफ या हुकूमत की जानिब से कौन से इशूज़ हैं जिस वक्त जिसकी वजह से हाथों से चीज़ें निकलती जा रही हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वो सारे लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं था, ये जो तैयार ही नहीं थे। ना इमरान खान साहब ने कभी ये पोजीशन पहले ली थी, ना कभी एज ए मिनिस्टर उन्होंने कभी काम किया था, और ये जो इधर उधर से उन्होंने लोग पकड़ के अपने साथ लगाए हैं, उनका भी यही हालम है। आप इनका एक एक मामला देख लें, जब भी इन्होंने कोई काम करने की कोशिश किया है वो ठीक तरीके से काम हो सकता था, उसके लिए रास्ता बनाया जा सकता था, लेकिन कभी भी ये कोई ऐसा काम जो है वो तरीके से अंजाम नहीं दे सके। आप इनके एडवाइज़र हर हफ्ते बाद या 15 दिन बाद या कुछ अर्से बाद एक एडवाइज़र आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। तो ये मामलात इनके बहुत सीरियस हैं और कॉम्पिटेंसी का बहुत सीरियस इशू है इनका, चीज़ों को समझने का बड़ा सीरियस इशू है इनका। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई एक काम भी अभी तक है जो हुकूमत करना चाह रही थी। वो पार्लियामान के अंदर का आप देख लें, वो पार्लियामान के अंदर आप बाहर देख लें, वो जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का एक जानी थी समरी जानी थी उसको आप देख लें, अगर कोई मामला अदालतों में गए उसको देख लें। अब जस्टिस ईसा साहब का केस में अब पहले हुकूमत ने रेफरेंस फाइल किया है, उन्होंने इस रेफरेंस को पहली दफ़ा मेजॉरिटी जजेस ने जरूर कह दिया कि बदनीति पे मबनी है, ये अभी जुडिशल काउंसिल में भी नहीं गया था। उसके बाद उन्होंने कुछ वापस कर दिया, उन्होंने कहा कि एफबीआर इसको देख के गए, ये रिव्यू में वो चले गए दूसरी पार्टी, अब रिव्यू भी रिजेक्ट हो गया है। अब तीसरा तो कोई सब एक्शन बनता नहीं है। अब ये क्या चाहते हैं, अगर आपने अपना रेफरेंस उस वक्त सही आर्गू नहीं कर सके, कोई चीज़ आप साबित नहीं कर सके, कोई चीज़ आपके हाथ में थी नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर एक और नाकामी होगी। लेकिन इमरान खान साहब का एक बड़ा रवैया चला आ रहा है कि आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं मानी डिस्का के इलेक्शन में। उसने कहा कि नहीं मैं पूरे हल्के में इलेक्शन कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास एविडेंस आई है और मुझे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर था उन्होंने लिख के भेजा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनको अगवा कर लिया गया है और उन्होंने रिजल्ट चेंज किए। इमरान खान साहब ने अपने वज़रा को भेजा, उन्होंने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये रिज़ाइन कर दे। तो जब आप आईनी अदारों के सरबराहों के साथ अपनी मर्जी के अगर जजमेंट ना आए, अपनी मर्जी का फैसला ना आए, उनके साथ इस लेवल पे आप उठ के लड़ाई शुरू करते तो फिर आप इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन अब्बासी साहब, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काम ये है कि वो हर उस चीज़ के अंदर जहर घोलती है जिस चीज़ के अंदर हुकूमत कोई भी काम मुस्बत करने की कोशिश कर रही हो, यानी कोई भी चीज़ हो उन्होंने उसकी मुखालफत करनी है। चुनाचे मैं इस पर बात करना ही नहीं चाहूँगा। उनकी बॉटम लाइन ये है कि ये एनआरओ मुझसे मांगना चाहते हैं, मैंने इनको एनआरओ नहीं देना, इसके अलावा जो शोर डालना है वो डालते हैं। एक तो मुझे ये बता दें कि इस हुकूमत ने अभी तक एक अच्छा काम कौन सा किया है? अगर आपकी नज़र में कोई एक काम अच्छा हो तो उस पर तो बात की जा सकती है। सर, ये 4% जीडीपी ग्रोथ से लेके करंट अकाउंट सरप्लस से लेके
गरीबों के लिए फ़्लैट्स बनाने से लेके कितने मामलात हैं जो हुकूमती लोग गिनाते रहते हैं हर गुजरते दिन के साथ। आप कह रहे हैं कौन सा अच्छा काम किया इन्होंने। मेरे भाई, अगर आप अवाम में यकीनन रहते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने लोगों को देखा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत वाले कहते हैं। जी जी ठीक है, मैं ये बात आपका स्वाद समझ गया। जितने भी वादे किए थे, पहले मैं उनके वादों पे आता हूँ कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को मैं जो है वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर लूंगा अगर मैं जाऊं IMF के पास। आज जो उनके चौथे वजीर खजाना आए तरीन साहब, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती हुई थी कि IMF में जाकर उन टर्म एंड कंडीशन पे हमने कर्जा लिया है जो नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का माशी हाल तबाह हो गया। इमरान खान साहब ने कहा मैं आऊंगा, मैं लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, मुझे एक पैसा बता देंगे। इन्होंने आज तक एक पैसा वापस लाया। इन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्ट पाकिस्तान में आएगी। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ आई है? इन्होंने कहा कि अगर हुक्मरान को चोरी अगर या ढाके डले या करप्शन के केस हुए तो आप समझना कि हुकूमत इसमें मुलव्वस है। पहले आप दवाइयों का देख लें, दवाइयाँ का इतना बड़ा स्कैंडल आया, इन्होंने अपने एक वजीर को हटाया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर चीनी का देख लें, अभी तक वो स्कैंडल जो है वो चल रहा है। फिर आटे का, उसके अलावा आपने पेट्रोलियम का देख लें, पाकिस्तान किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ। अरबों रुपया लेके गए हैं वो, ये जो कहा करते थे कि हम मदीना की रियासत के जो लोग आए हैं, इनकी हुकूमत के अंदर कितने बड़े स्कैंडल हुए, किसी और हुकूमत में इतने बड़े स्कैंडल शायद नहीं हुए। उसके बावजूद आज इस मुल्क की इकानमी तबाह है, आज इस मुल्क का आम आदमी रो रहा है, मिडिल क्लास खत्म हो रही है, इतनी ज्यादा। वो कहते हैं आप जिम्मेदार हैं इसके, आप लोग करके गए सारी खराबी और हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। देखें, ये पहले 6 महीने तो ये बात शायद चल सकती थी, पहले साल चल सकती थी, लेकिन अब तो कोई आदमी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात ये आर्गुमेंट बाय करने के लिए तैयार नहीं है। लोग उन्हें कहते हैं कि हम तो मैटर नहीं करते, हम तो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है। ये आए हैं, इन्होंने क्या किया है, ये कौन को दिखाएंगे? कोई मोटरवेज इन्होंने बनाई है, कोई ब्रिज इन्होंने बनाया, बिल्कुल ठीक है, कौन सा इन्होंने काम किया ये लोगों को दिखाएं। हमारे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब। मैं बढ़ता हूँ दोबारा बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब की जानिब से। सलाउद्दीन साहब, हम बात कर रहे थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस सारे मामले के हवाले से और हुकूमत की गवर्नेंस और हुकूमत की एडवाइज़र्स की एडवाइस के ऊपर गुफ्तगू चली है। अब्बासी साहब ने मुझे कॉमेंट किया। मैं जानना ही चाहता हूँ, बैक टू दिस केस, थोड़ी टेक्निकल गुफ्तगू में चाहता हूँ आप आंसर कीजिए। इंडिया के कुछ केसेस की क्यूरेटिव केस के हवाले से आपने शायद जिक्र सुना, उसका भी जिक्र किया गया कि उसके अंदर ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं, ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसके अंदर सेकंड रिव्यू एक्सेप्ट किए गए और उसके बाद वो फैसले सुनाए गए। क्या ऐसी कोई इंस्पिरेशन हम वहाँ से ले सकते हैं, कोई ऐसा रेफरेंस ले सकते हैं वहाँ से हम? देखें, जो नॉर्मल रूल है वो एब्सोल्युटली क्लियर है कि सेकंड रिव्यू की इजाजत नहीं होती, और इसीलिए आपने देखा है कि ऑफिस ने भी यही ऑब्जेक्शन डाली है, कोर्ट ऑफिस ने, कि एक रिव्यू हो चुकी है तो दूसरी रिव्यू की गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूं कि हुकूमत ने डेफिनेटली इस चीज का वो फायदा उठाने की कोशिश की है कि क्योंकि ओरिजिनल फैसला 6-4 का था, तो इस चीज का उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है कि एक जज साहब जो है मंजूर मलिक साहब, वो रिटायर हो चुके हैं, वो भी अक्सरियत में शामिल थे, तो उस चीज का फायदा उठाने की हुकूमत ने कोशिश की है। मैं नहीं समझता कि कोई कानूनी जवाज बनता है और कि एक दूसरी नजरसानी की दरखास्त, यानी अगर हम फॉर इंस्टेंस ये मान लें कि अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो जज साहब रिटायर हो जाएं या कहीं और पोस्ट हो जाएं, उनकी जगह अगर कोई आए, तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकली बताइए कि क्या मुमकिनात हो सकती हैं रिव्यू अगर एक्सेप्ट होता है तो? सॉरी, आप अपना सवाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि एक जज साहब जो है वो रिटायर हो गए, अगर कोई जज साहब उस बेंच का हिस्सा जो थे जिसने फैसला सुनाया, अगर वो रिटायर हो जाते हैं या कहीं और उनकी पोस्टिंग हो जाती है, और इन केस अगर सेकेंड रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो तब क्या मुमकिनात हो सकती हैं कि कौन सा बेंच वो केस सुन सकता है? क्या वही 10 रुकनी बेंच केस सुन सकता है या उससे कम जो है वो जजेस इकट्ठे होकर सुन सकते हैं? क्या टेक्निकल क्या पॉसिबिलिटी है अगर ये एक्सेप्ट हो जाए तो? असूलन तो जो 9 जज साहिबान थे उनके सामने वो केस पेश होना चाहिए। देखें, मामला ये हैं कि अगर अब ये पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का
पहली बार कोई फैसला आए कि दूसरी रिव्यू की दरखास्त जो है वो भी एंटरटेन हो और कोई अलग फैसले वाली हमारी जो तमाम जुरिस्प्रूडेंस है उस पे इसका इतना मनफी असर होगा कि मैं समझता हूँ बहुत अरसा लगेगा कि हमारी जुडिशरी को इससे रिकवर कर पाए, क्योंकि नॉर्मल जो रूल है फर्स्ट रिव्यू ही देयर होती है, सेकंड रिव्यू एंटरटेन करना तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर सलाह अहमद साहब। आपके वक्त का प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के हवाले से, जिसमें सेकंड रिव्यू पिटिशन के ऊपर एतराज़ात लगा के सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस भेज दिया है। और गुफ्तगू हमने ये की कि इसकी टेक्निकल और लीगल क्या रीज़निंग थी जिसकी वजह से भेजी गई, लेकिन इसके साथ साथ गुफ्तगू हमने ये भी की और जानने की कोशिश की कि हुकूमत की जानिब से ऐसे अक्सर वाक़यात सामने क्यों हर गुज़रते दिन के साथ आते जा रहे हैं जहाँ पर यूँ गुमान होता है कि एडवाइस देने वाले ठीक एडवाइस नहीं दे रहे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करिए आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो आलिया साहिबा, ये बताइएगा कि हुकूमती एडवाइज़र्स को लेके कुछ अपोजिशन के भी एतराज़ात हैं और कुछ ऐसी चीज़ें सामने भी आ रही हैं जिसमें ये ख्याल किया जा रहा है कि हुकूमत के जो एडवाइज़र्स हैं वो हुकूमत को एडवाइस ठीक नहीं दे रहे। बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमत के हाथ से स्लिप होती जा रही हैं, ऐसा है? अगर नहीं है तो क्या वजह है? थैंक यू इंट्रोडक्शन डिटेल्स और बहस की गई। मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं कि इस वक्त तो पीछे परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, और ये जो एक पर्टिकुलर केस की बात करें, रिव्यू पिटिशन की बात करें, तो रिव्यू जो रिटन ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर मुझको एड्रेस करें ऑब्जेक्शन, और ये रीफॉर्म का इतना ऑफ टाइम। और अगर आप देखेंगे बिल्कुल बात बता दो तो कोर्ट के अंदर जिस तरह से हमने अपना केस लड़ाए के बाद साहब को जो हाई कोर्ट में रिलीफ मिला था और जो हाई वहां पर के जजेस उसके ऊपर जो रिमार्क्स है वो तो बड़े होपफुल थे। तो मतलब टेक्निकल एक जो ऑफिस ऑब्जेक्शंस है और एक चीज वापस आई। ठीक है आलिया हमजा साहब, कुछ आपकी आवाज़ में ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप इनको दोबारा कॉल कर सकें। आज हम बात करें जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के हवाले से, जिस केस के अंदर हुकूमत की जानिब से प्रेसिडेंट ऑफिस की जानिब से एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई और उस एप्लीकेशन के फ़ाइल किए जाने में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट सेकंड रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करे। इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया, हमारे साथ आलिया हमजा साहब मौजूद थी। आलिया साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, कुछ डिस्टॉर्शन आ रही थी आपकी आवाज़ के अंदर, आप हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से बात कर रही थी। जी तो सारे अच्छे जा रही, और मेरा नहीं जिस तरह के फिगर्स आ रहे हैं और जिस तरह की सारी सिचुएशन है उससे तो चीज नहीं है। और जाहिर है हमारे एडवाइजर्स भी हैं और हमारे मिनिस्टर्स भी हैं, तो परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक है, अच्छा अब ये जो आप कह रही हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके एदाद शुमार तो आपकी जानिब दुरुस्त आ रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि हमने जिक्र पिछले कुछ दिनों में देखा जिसमें वज़रा भी बोले, अपोजिशन भी बोली, वो था 4% GDP ग्रोथ के हवाले से। सवाल ये है कि ऐसे तमाम अच्छे एदाद शुमार और इशारियों का असर आम शख्स की ज़िंदगी पर क्यों नहीं होता? इस चीज़ बहुत ह्यूज क्राई हुआ, अपोजिशन बहुत ट्राई करती रही है। मैं थोड़ी RSV में कुछ रिपोर्ट पढ़ रही थी, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और क्या आपको पता है हमारी स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने पब्लिश किया है कि हमारी जो ग्रोथ रेट आ रही है 0.94, ये इन क्योंकि अभी इस साल के 2 महीने रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 5.7 होगी। तो ये एक अच्छी खबर आपके तवज्जो से हम लोगों को दे रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। जहां आप बात की है, मैं पहले उस पर बात किस तरह ट्रांसलेट करेंगे आम आवाम की जिंदगी में, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए जो है वो डाइवर्सिफाइड मार्केट और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट हो चुके हैं। देखिए
आपके रेफरेंसेस अच्छे हो गए, आपका टैक्स ज्यादा कुछ है, आपकी एक्सपोर्ट्स अच्छी हो रही है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स अच्छी हो रही है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पर, आपकी आईटी में आज भी काम हो रहा है की बनिस्बत 7% की अंदर फिगर हाई आ रही है। तो ये आपके अदाद शुमार हैं जो हाई आ रहे हैं वो जीडीपी से जुड़े हों या जीडीपी से रिलेटेड डिफरेंट सेक्टर से जुड़े हों, आम शख्स की ज़िंदगी पे उसके असरात कब होंगे, आज भी ये सवाल है और हम हुकूमती हलकों से और अहदेदारान से ये करते रहेंगे जब तक कि इसका कोई हल ना निकला है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद थी आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे जल्द मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।